गुड मॉर्निंग एवरीबडी। कल जहां पे छोड़े थे ना एम्प्लॉय बेनिफिट वाले को, उसको वहां से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इंड AS 19 को देखो। कल मैं आपको बताया था कि दो तरह का खर्चा डिफाइंड बेनिफिट प्लान में पढ़ा रहा था, जहां पे मैंने आपको बोला था डिफाइंड बेनिफिट प्लान में पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, अगर आपको याद हो, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें डिफाइंड बेनिफिट प्लान पढ़ रहे थे। तो मैं आपको बोल रहा था कि करेंट सर्विस कॉस्ट जो होता है, एम्प्लॉय जो करेंटली अभी इसी साल जो सर्विस दिया है उसके कारण जो ग्रेचुइटी पैदा हुई है उसको करेंट सर्विस कॉस्ट बोलते हैं। इट इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रेचुइटी अट्रीब्यूटेबल, जो कैसे निकलता है मैंने आपको बताया। उसके बाद उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे होती है, वी डिस्कस दैट। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और दोनों का जनरल एंट्री देखिए। करेंट सर्विस कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट, या प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी बोल सकते हो। कल मैंने आपको इसका एक लेजर भी बना के दिखाया था। अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज पास सर्विस कॉस्ट। अगर मान लो कि एम्प्लॉयर ने बोला एम्प्लॉई को कि भाई तुम लोगों ने पहले मान लो एक्स अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता था, से 2% ग्रेचुइटी, 2%। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को बोला कि मैं तुम्हारा ग्रेचुइटी 3% कर दूंगा रेट्रोस्पेक्टिवली, और एम्प्लॉई लोग 4 साल पहले से कंपनी में काम कर रहे हैं, 4 साल पहले से। तो पिछले 4 साल का जो ग्रेचुइटी आया, एम्प्लॉयर तो वो भी देगा बोला है ना, रेट्रोस्पेक्टिवली बोला 3% कर देंगे। तो पिछले 4 साल का जो 1% करके ग्रेचुइटी आया ना, उसको बोलते पास्ट सर्विस कॉस्ट। एम्प्लॉई ने सर्विस पहले से दे दिया है, बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट और बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द प्लान ये कॉस्ट कंपनी अपने ऊपर ले रही है। सो दैट इज कॉल्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट। पास सर्विस कॉस्ट का प्रोविजन एग्जैक्टली करंट सर्विस कॉस्ट की तरह ही होता है, और इसका जर्नल एंट्री देखो, पास सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी होता है। सो अब आप बोलेंगे सर पिछले 4 साल का ग्रेचुइटी है, एक साथ अकाउंटिंग कर देंगे क्या आप? आंसर इज यस। सर इसमें कोई धीरे धीरे अकाउंटिंग करने का सिस्टम नहीं है, पहले था अब नहीं है। और ये सिर्फ तभी अराइज होता है जब कंपनी कभी भी अपने ग्रेचुइटी प्लान को या तो नया सिरा से इंट्रोड्यूस करती है, पुराने प्लान को अमेंड करती है रेट्रोस्पेक्टिवली। आइए मैं पैरा रीड करता हूं। इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट एट्रीब्यूटेड टू पास्ट ईयर्स। बेनिफिट ग्रेचुइटी का दूसरा नाम है। दिस अराइजेज व्हेन एन एम्प्लॉयर इंट्रोड्यूसेस ए प्लान रेट्रोस्पेक्टिवली और चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्लान रेट्रोस्पेक्टिवली। The journal entry is past service cost account debit to provision for gratuity. अब अपना अगला टॉपिक है प्लान एसेट। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि जितने भी एम्प्लॉयर होते हैं वो लोग, अब ग्रेचुइटी तुम समझो कि ग्रेचुइटी बेटा पेमेंट होगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद। अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग टाइम पे पेमेंट होगा। लाखों लाखों हजारों एम्प्लॉय कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, कभी किसी का ड्यू हुआ, फिर किसी का पेमेंट आया, फिर किसी का पेमेंट आया। तो कंपनियां क्या करती हैं, एक असेट की प्लानिंग कर लेती हैं, और इसके लिए वो लोग एक्चुअरी नाम के एक प्रोफेशनल का हेल्प लेती हैं। और कंपनियां क्या करती है, रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पैसा उस प्लान असेट में डालती रहती हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, कि भाई ठीक है ग्रेचुइटी पेमेंट होगा 25 साल बाद, किसी का 15 साल बाद, किसी का 20 साल बाद, हम थोड़ा थोड़ा पैसा अभी से डालते चले ना, और डालते रहेंगे तो उसमें इंटरेस्ट भी अक्रू होगा ना। फिर जब ग्रेचुइटी का अमाउंट लायबल आएगा तो उसी प्लान असेट से उसका पेमेंट होता जाएगा बेनिफिट पेड के नाम से। तो इस प्लानिंग का नाम है प्लान असेट। प्लान असेट से बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, एन असेट दैट हैज बीन प्लान्ड टू पे द ग्रेचुइटी लायबिलिटी। ओके, तो इसमें जो एनुअल कंट्रीब्यूशन होता है, ज्यादातर एनुअल होता है, आप मंथली भी कर सकते हो, 6 महीना में एक बार भी कर सकते हो। वो कितना रुपया कंट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि आपको तो डालना पड़ेगा ना उसमें पैसा, वो एक्चुअरी सजेस्ट करता है। एक्चुअरी एक प्रोफेशनल होता है, आपको मालूम होगा कि एग्जाम आता है एक्चुअरी का, आजकल बच्चे लोगों में बहुत पॉपुलर है वो। तो वो लोग सजेस्ट करते हैं कि कितना रुपया कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जितना कंट्रीब्यूशन होगा, द जर्नल एंट्री इज प्लान असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक।
तो आप बोलेंगे सर एक तरफ लाइबिलिटी धीरे धीरे करके चल रहा है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी के नाम का ऐसा जैसा पढ़े थे, और एक तरफ हमारा प्लान असेट चल रहा है, धीरे धीरे हम इन्वेस्ट करते जाएंगे तो प्लान असेट बढ़ता चला जाएगा। द आंसर इज यस। अब इस प्लान असेट का रीडिंग करते हैं। देखो, हाँ, जनरली एन एंटिटी गेट्स इट्स डिफाइंड बेनिफिट प्लान funded through an asset called plan asset. The amount to be contributed in the plan asset is suggested by actuary. The asset takes care of the payment of defined benefit obligations. जब भी defined benefit obligation का नाम समझने में दिक्कत हो तो gratuity बोल दिया करो। The journal entry is plan asset account debit to bank for contribution. एकदम easy है। मैं कोशिश किया हूं कि एकदम आपको easy करके समझा दूं, नोट्स भी easy तरीके से बनाया है। अब आइए अगला पॉइंट है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट। होता क्या है ना बेटा, जैसे इंटरेस्ट का अकाउंटिंग हुआ था ना कल की क्लास में प्रोविजन के ऊपर, वैसे ही इंटरेस्ट का अकाउंटिंग होगा प्लान असेट पे भी। भाई आप असेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिटर्न भी तो मिलेगा ना। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअली आपको बताता है कि इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। एक परसेंटेज वो डिजाइन करके रखता है कि ये होना चाहिए। वो जो परसेंटेज निकलता है ना, वो कैपिटल गेन परसेंटेज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड परसेंटेज और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को प्लस माइनस करके वो निकाल के आपको बता देता है। हम लोग को ये निकालना नहीं पड़ेगा, हम लोग को बता देगा कि भाई आपको 12% का रिटर्न मिलना चाहिए, और एक्चुअल रिटर्न हो सकता है कई बार 13% भी आ जाता है। तो वो जो 1% का एक्स्ट्रा गेन आया ना, उसको ये लोग एक्चुरियल गेन लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्चुरियल गेन लॉस। मतलब एक्चुरी के कैलकुलेशन के एरर की वजह से ये गेन लॉस आया। इन डेज में बेटा वो जो एक्चुरियल गेन लॉस होता है ना, वो P&L का एक दूसरा पार्ट होता है, P&L पार्ट 2, जिसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलते हैं। वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाकर के शो होता है एक्चुरियल गेन लॉस। वो P&L में रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो इन डेज में एक तो खास प्रोविजन बनाया गया है। आप खाली सुन के रख लो, आपके लिए उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। मैंने कभी आपको P&L का 2 पार्ट होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अगर आपको मैंने कभी बताया है तो फिर आप इसको सुन लो, नहीं तो आप समझ लो कि इन डेज में 2 P&L बनते। P&L पार्ट 1 जो P&L होता है हम लोग की तरह का, P&L पार्ट 2 इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें ये एक्चुरियल गेन लॉस दिखाया जाता है। आइए उस तक बाद में पहुंचेंगे। तो मान लो हमारा प्लान असेट था बिगिनिंग में 1000 रुपया का। एक्चुरी ने बोला कि आपको इस पे 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो हम 120 रुपये का रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। तो 120 रुपये का रिटर्न का हम एक तो इनकम लिख लेंगे अपने P&L में 120 रुपया का, और इस 1000 रुपीज को बढ़ा करके 1120 कर देंगे एक साल बाद। 1000 को बढ़ा करके 1120 कर देंगे, क्योंकि अगर हम 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मेरा प्लान असेट बढ़ेगा और एक इनकम बुक होगा। तो आप समझ लो प्लान असेट अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट या टू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट अकाउंट, तो प्लान असेट बढ़ जाएगा। अब प्लान असेट बढ़ के हो गया मान लो 1120, लेकिन सच में जब ईयर एंड में गए तो प्लान असेट का फेयर वैल्यू ईयर एंड में निकलता है। मैं नीचे पढ़ाऊंगा ये वाला बात। ईयर एंड में प्लान असेट का फेयर वैल्यू निकलता है, बाद में आएगा, चिंता मत करना। अब अगर प्लान असेट का फेयर वैल्यू 1144 आया तो हम तो 1120 तक लेके गए थे, लेकिन एक्चुअल इनकम तो और ज्यादा आ गई, 24 और आ गया, एक्स्ट्रा इनकम आ गया, प्लान असेट मेरा ज्यादा बढ़ गया 24 रुपीज से। इस 24 रुपीज को एक्चुरियल गेन लॉस बोला जाता है। ये थोड़ी देर के बाद दोबारा डिस्कशन में आएगा, बस आप ये समझो कि ऐसा होता है। हर ईयर एंड में प्लान असेट का भी फेयर वैल्यू निकलता है, ग्रेचुइटी लायबिलिटी जिसको प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी बोलते हैं उसका भी फेयर वैल्यू निकलता है। बुक वैल्यू से जब फेयर वैल्यू को कंपेयर करते हैं दोनों को, तो जो भी डिफरेंस होता है उसको एक्चुरियल गेन लॉस बोलते हैं। वहां तक पहुंचता हूं मैं, एक बार आगे चलता हूं। तो अब आइए एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट को रीड करता हूं। एज पर द सजेशन ऑफ द एक्चुरी, द एंटिटी हैज to record an expected return on its plan asset. Expected return percentage is computed like this: capital gain percentage, interest and dividend percentage, admin expense minus net आ गया। भाई इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे तो कैपिटल गेन्स वगैरह आएगा, बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट वगैरह आएगा। दिस विल इंक्रीज द प्लान असेट। जो मैंने बोला 1000 था, 12% का प्लान असेट का रिटर्न था 120, तो प्लान असेट बढ़ के 1120 हो गया।
एंड रिड्यूस द टोटल डिफाइंड बेनिफिट कॉस्ट टू बी ट्रांसफर टू P&L। अब क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न एक इनकम है तो इनकम, लेकिन वो अलग से P&L में नहीं जाता। जो आपका इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस होता है ना, टोटल करेंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट जो PL में जा रहे थे, उनके साथ इसको नेट कर दिया जाता है, इस इंटरेस्ट इनकम को या एक्सपेक्टेड रिटर्न इनकम को। ये 120 अलग से सेपरेटली PL इनकम में नहीं जाता, कॉस्ट से लेस हो जाता है, एक्सपेक्ट जो इंप्लॉय बेनिफिट कॉस्ट होता है उससे लेस हो जाता है। अब अपना अगला पॉइंट है, ये E और F हो गया। अपना अगला पॉइंट है बेनिफिट पेमेंट। अब जो हम ग्रेचुइटी पेमेंट करेंगे, मान लो एक इंप्लॉय अचानक रिटायर हो गया तो उसको ग्रेचुइटी देंगे, तो ग्रेचुइटी के लिए हमने प्रोविजन बना के रखा है तो वो प्रोविजन लेस हो जाएगा, और प्लान असेट बना करके रखा है, यहीं से पेमेंट हो जाएगा तो प्लान असेट लेस हो जाएगा। तो मेरे पास बैलेंस शीट में एक तो ग्रेचुइटी लायबिलिटी है जिसका नाम प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी है, और एक मेरे पास प्लान असेट है। मान लो ये 1500 रुपया का है और ये 1700 रुपया का है। अभी एक एम्प्लॉय को 100 रुपया देना पड़ा, वो रिटायर हुआ तो ग्रेचुइटी दिए, तो 100 रुपया यहां से कम कर दीजिए, यहां से कम कर दीजिए, बिकॉज प्लान असेट से 100 रुपया का पेमेंट हो गया, 1400 हो गया, और लाइबिलिटी गिर करके 1600 हो गया। तो जब भी किसी भी इंप्लॉय का ग्रेचुइटी ड्यू होगा तो प्रोविजन जो हम बनाए थे लाइबिलिटी साइड से वो कम हो जाएगा, और असेट साइड में मेरा जो प्लान असेट था वो कम हो जाएगा। आइए मैं पढ़ता हूं। When the benefit is paid, actual payment of gratuity to employee, it reduces both the liability and the plan asset, and the journal entry is provision for defined benefit account debit to plan asset. अब अपना अगला पॉइंट है curtailment and settlement। मेरे को फर्म फेथ है कि आपको CMA इंटर में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर आपकी बुक में था तो मैंने पैराग्राफ को रखा। यह कहानी है कि अगर कभी भी मान लो कोई कंपनी का कोई डिवीजन बंद होता है, कंपनी का कोई डिवीजन मान लो बंद होता है, तो अगर कोई डिवीजन बंद होता है तो कंपनी उसके एम्प्लॉई लोगों का ग्रेचुइटी को बोलती है कि कम करना होगा, या तुम लोगों को नहीं देंगे, या तुम लोगों को कम करके फिर वन टाइम में सेटलमेंट कर देंगे। तो कटेलमेंट एंड सेटलमेंट वर्ड आता है। तो उस केस में करना क्या पड़ता है कंपनी को कि कंपनी के पास जो प्रोविजन बनाया रहता है ना, उसको रिव्यू करना पड़ता है। उसको रिव्यू, मान लो कंपनी का प्रोविजन बनाया हुआ था 1100 लाख रुपया, 1100 रुपया का, अब कंपनी ने कटेल फटेल किया और मान लो फाइनल दोबारा वैल्यू किया, इसको वैल्यू किया तो आया 1060। इसका मतलब बिकॉज ऑफ कटेलमेंट प्रोविजन इज रिड्यूस्ड बाय 40, तो उतना रुपया कंपनी अपने P&L में डाल देगा इनकम बोल करके, कटेलमेंट बोल करके। तो ये इनकम में अलग से नहीं जाता। हर चीज इसमें क्या होता है ना, जो टोटल खर्चा होता है, करेंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट, ये कटेलमेंट गेन, सब नेट होकर के एक साथ PL में जाता है। बस अब यही सुन लो। तो अगर कभी कोई कटेलमेंट हुआ तो प्रोविजन को रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने से जो भी रिडक्शन हुआ उसको P&L में भेज देंगे, पर सेपरेटली नहीं, उस कॉस्ट को नेट करके, इंप्लॉय बेनिफिट कॉस्ट को लेस करके। आइए पढ़ते हैं। और अगर साथ में सेटलमेंट भी करना पड़ा तो फिर पेमेंट हो जाएगा प्लान असेट से, तो फिर प्रोविजन को डेबिट कर देंगे, प्लान असेट को क्रेडिट कर देंगे, एज इफ इट्स ए बेनिफिट पेड। आइए, व्हेन एन एंटिटी क्लोजेस डाउन इट्स डिविजन्स, it curtails or reduces the benefit of employees. The entity has to measure the liability before and after curtailment. मान लो before curtailment 1100, after curtailment 1060, and the difference goes to P&L. Settlement. In such cases, closure of divisions, an entity may settle the liability immediately. If the settlement amount is different, then the difference also goes to P&L. अब मान लो liability 1060 का था, लेकिन पेमेंट उसको किए 1050 या 1070, तो हो सकता 10 रुपया और P&L में भेजना पड़ जाए। आगे अब आया एक्चुरियल गेन लॉस, जो मैं आपको पहले बता रहा था। कहानी सिंपल है। आप इतना सारा एक्सरसाइज किए तो आपको दिमाग में है कि दो चीज लगातार आपके साथ चल रही है, एक है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट बोल दो, और एक है प्लान असेट। दोनों धीरे धीरे करके ऊपर नीचे हो रहा है। मान लो एक साल का अकाउंटिंग करने के बाद ईयर एंड में प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी का फिगर आया 1500, प्लान असेट का फिगर आया 1700, 1500 1700। ईयर एंड में इंड एस 19 बोलता है प्रोविजन का फेयर वैल्यू निकालो। ये तो बुक वैल्यू है ना, बैलेंस शीट वैल्यू है। बोला दोनों का फेयर वैल्यू निकालो।
मान लो इसका फेयर वैल्यू आया 1540, मान लो इसका फेयर वैल्यू आया 1710। तो इंड एस बोलता है ये जो लाइबिलिटी बढ़ा, 1500 का लाइबिलिटी तुमने बुक में लिख रखा है, 1540 ईयर एंड में हो गया, तो 40 जो इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, दिस इज एक्चुरियल लॉस। 1700 का प्लान असेट था, 1710 बना, 10 रुपया का जो गेन हुआ दैट इज एक्चुरियल गेन। ये जो दोनों एक्चुरियल गेन लॉस है, ये नेट एक्चुरियल गेन लॉस P&L का जो सेकंड पार्ट है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसमें जाकर के घुस जाता है, उसमें शो होता है। ये P&L के माने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बोल के जो P&L का पार्ट है उसमें नहीं आता, उसके नीचे वाले P&L में आता है, सेकंड P&L में। बस खाली सुन के रखो। और बैलेंस शीट में क्योंकि आपका नया प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी 1540 है और नया प्लान असेट 1710 है, ये फाइनल फिगर है, तो ये दोनों आपकी बैलेंस शीट में जाएंगे। और बैलेंस शीट में भी ना मुन्ना, इन दोनों को नेट करके दिखाया जाता है। थोड़ी देर के बाद मैं तुमको दिखा रहा हूं वो वाला चीज। ये दोनों अलग अलग नहीं आता। आप बोलेंगे प्रोविजन लाइबिलिटी है, प्लान असेट असेट है, पर दोनों को नेट करके दिखाएंगे। नेट में अगर असेट है तो असेट साइड में दिखा देंगे, नेट में अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे। नॉन करेंट लाइबिलिटी रखिएगा और नॉन करेंट असेट ही रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये मेरा एक्चुरियल गेन लॉस। आइए मैं इसको पढ़ता हूं, रीडिंग करता हूं, रीडिंग करने से दोबारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्चुरियल गेन्स एंड लॉसेस और रीमेजरमेंट गेन्स लॉसेस, क्योंकि एक्चुअली का गलती की वजह से आता है, मेजरमेंट का एरर है समझ लो, तो क्या करना पड़ता है? इट इज कंप्यूटेड ट्वाइस, वंस फॉर प्लान असेट, ये देखो प्लान असेट के लिए कैलकुलेट हुआ, एंड वंस फॉर लाइबिलिटी। कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, वी हैव टू कंपेयर द कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी विथ फेयर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अगर कैरिंग अमाउंट 130 है, फेयर वैल्यू 136 है, 6 रुपया का एक्चुरियल लॉस, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ गया। अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लान असेट 121 है, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट 125 है, प्लान असेट बढ़ गया तो एक्चुरियल गेन। नेट में एक्चुरियल लॉस आया 2 का, वो 2 को OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाल दिया। एग्जैक्टली सेम एग्जांपल जो मैंने आपको यहां पे पढ़ाया। तो ये मेरा एक्चुरियल गेन लॉस का कहानी खत्म। अब बच्चों ये पॉइंट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आइए मैं आगे बढ़ के क्लोज करता हूं, फिर 1 2 3 सम बनाऊंगा इसके ऊपर, आप देखोगे। उसके बाद का सब कुछ ना खाली रीडिंग वाला है बेटा। आ जाओ, नोट्स ऑन अकाउंट्स। इंड एस ने बोला कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू जो ग्रेचुइटी है ना, जिसको अपन प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी बोलते हैं, वो बिगिनिंग से एंड तक रिकंसिलिएशन कैसे पहुंचा, वो एक नोट्स देना पड़ता है। सर हम लोग के सम आएगा? नो। वैसे प्लान असेट बिगिनिंग से एंड तक कैसे पहुंचा, कितना हम कंट्रीब्यूशन किए प्लान असेट में, कितना इंटरेस्ट आया, उन सब का फाइनल फिगर एक तो ओपनिंग से क्लोजिंग का लेजर अकाउंट का रिकॉन्सिलिएशन देना पड़ता है। कितना एक्सपेंस हम लोग P&L में डाल रहे हैं, कितना OCI में डाल रहे हैं, वो बताना पड़ता है। और बैलेंस शीट का कंपोनेंट 2 ही होता है, एक प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी और एक प्लान असेट। अगर प्रोविजन मान लो 1700 है, प्लान असेट मान लो 1500 है, तो आप बोलेंगे 200 रुपया का नेट लाइबिलिटी है, और उल्टा हुआ तो 200 रुपया का असेट है। असेट के साथ एक कॉन्सेप्ट है असेट सीलिंग का, वो थोड़ी देर के बाद बता रहा हूं। तो ये आपको नोट्स ऑन अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है। बड़े बड़े सम्स तो आपके हैं नहीं, तो मैं ये सब तो बना बना के नहीं दिखा पाऊंगा, आपको पल्ले भी नहीं पड़ेगा, बट इतना सीख लो। अब आइए प्लान असेट का बात करते हैं। असेट सीलिंग क्या होता है? मान लो बच्चों कि प्लान असेट आपका है 1900 का, लाइबिलिटी है 1700 का, नेट में 200 आया, तो ये 200 आपका असेट है। भाई हमने कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर रखा था, पैसा ज्यादा जमा कर दिए थे हम लोग, लाइबिलिटी कम थी, तो मेरा असेट है। कभी कभी क्या होता है ना बेटा कि लॉ के हिसाब से, ग्रेचुइटी एक्ट के हिसाब से, माने एक्ट बोलता है कि आपको ये 200 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपको 190 का ही मिलेगा। आप भाई असेट का मतलब क्या हुआ? या तो आपको वापस मिलेगा पैसा, या फिर आपको फ्यूचर में कंट्रीब्यूशन कम करना पड़ेगा। तो मान लो लॉ बोलता है कि फ्यूचर में आपको 190 का ही बेनिफिट मिलेगा, तो इसका मतलब है कि आप बैलेंस शीट में 190 ही रख पाओगे। सर मेरा तो 200 का असेट है, हमको 190 क्यों रखना पड़ेगा? वो लॉ बोलता है कि
आप भले 200 कंट्रीब्यूट करके रखे हो ज्यादा, पर यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ 190। तो आपका एक्स्ट्रा 10 जो लॉस हो गया, दैट लॉस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको असेट सीलिंग लॉस बोलते हैं। ये देखो मैंने नोट बनाया है। इफ द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट इज मोर देन द ऑब्लिगेशन, देन द डिफरेंस इज एन असेट 200। But if the present value of reduction in the contribution or refund is lower, then the difference will be transferred to P&L। अगर मान लो मेरे 200 का असेट है, लेकिन मेरे को रिफंड 190 ही मिलने वाला है, या मेरे को फ्यूचर में रिडक्शन इन द कंट्रीब्यूशन 190 हम करने वाले हैं, तो 10 का लॉस है, लॉस P&L में चला जाएगा। विथ दिस मेरा डिफाइंड बेनिफिट प्लान का अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसमें टोटल मिलाकर के एल तक, ए से लेके एल तक, ABCDEFGHIJKL 12 पॉइंट था। पॉइंट और भी है, आपको लिए 12 पॉइंट मैंने डिजाइन किया है। इनके ऊपर हम लोग अभी 2-3 तो सम आपकी बुक में है वो करते हैं। उसके बाद कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, उसको रीड भी कर लोगे तो अपना काम हो जाएगा। ओके, तो चलो अब हम आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं, अपन उसका आंसर्स करेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ोगे, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़ोगे। पीडीएफ डाउनलोड भी कर लेना, या अगर बुक में है तो बुक से देख लेना। पढ़िए धीरे धीरे करके। आइए, फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट बिगिनिंग में 2 लाख था, ईयर एंड में 285 था। एम्प्लॉयर ने उसमें 70,000 रुपया और डाला है ड्यूरिंग द ईयर, और एम्प्लॉयर ने ग्रेचुइटी उसमें से 50,000 पे करी है। पूछ रहा है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया, रिटर्न ऑन प्लान एसेट कितना आया। तो सिंपल सा डिस्कशन ऐसे होता है कि 2 लाख रुपया अगर आपका ओपनिंग बैलेंस था, आपने 70,000 उसमें और कंट्रीब्यूशन डाला। कंट्रीब्यूशन करता माने हम लोग ने प्लान एसेट में पैसा डाला, तो मेरा 270 का प्लान एसेट हो गया। 2 लाख तो था ही, 70,000 हम और कंट्रीब्यूशन किया एसेट साइड में, डाल दिए इन्वेस्टमेंट टू बैंक टाइप से, 270 हो गया। और 50,000 का हम ग्रेचुइटी पेमेंट कर दिए इसी से। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस, जिसको बुक वैल्यू बोलोगे, मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2,20,000। अब ये ईयर एंड में बढ़ के हो गया 2,85,000। फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट क्लोजिंग में। तो इसका मतलब ये जो 65,000 है, दिस इज माई एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट। प्लान एसेट से मेरे को इतने का प्रॉफिट हुआ। सर एक्चुरियल गेन लॉस का एग्जांपल नहीं है, आइए मैं देता हूं, आपके है नहीं फिर भी मैं दे देता हूं। अब यहीं पे मान लो एक्चुरी बोला होता कि भाई इसमें तेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है 50,000, वो परसेंटेज के हिसाब से जो होता है ना, उसमें एक्चुअली निकाल के बता देता है ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न 50,000 है, लेकिन मेरा एक्चुअल रिटर्न 65,000 है। तो जो 15,000 का एक्स्ट्रा रिटर्न आया, दैट इज कॉल्ड एक्चुरियल गेन लॉस या रीमेजरमेंट गेन लॉस। वो जो
15,000 है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है, 50,000 नॉर्मल पीएल में जाता है, वो भी पीएल में अलग से इनकम साइड में नहीं जाता है, टोटल जो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है उसमें नेट हो जाता है। बट एक्चुअल रिटर्न 65,000 है। ब्रेकअप इनटू 2 पार्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस एक्चुरियल गेन, वो अलग बात है। उन्होंने हमसे मांगा कैलकुलेट द एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट विच इज नथिंग बट 65,000। आइए इसका आंसर इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन देखते हैं। आप ऐसा प्रेजेंटेशन कर दीजिएगा। इंस्टीट्यूट ने बोला प्लान एसेट बढ़ा 85,000 से, हमने कंट्रीब्यूशन किया 70,000 और हमने पेमेंट किया 50,000, माने नेट में 20,000 हमारी तरफ से बढ़ा, तो टोटल में 65,000 का फाइनल प्रॉफिट आया। ये तरीका बहुत ही अलग टाइप का है, आप मेरा टाइप से बनाइएगा, अच्छा रहेगा कि भाई ओपनिंग 2 लाख था, हम उसमें 70,000 और कंट्रीब्यूट किया, असेट साइड अप्रोच, तो 270 मेरा असेट हो गया, 50 हम उसमें से पेमेंट कर दिए, तो मेरा 220 बन गया। तो 220 मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ द बैलेंस शीट है। अब लेकिन मार्केट में इसका दाम है 285, तो मेरा प्रॉफिट कितना है? आंसर इज 65,000। ये इजी वे आउट है, आप सम ऐसे बनाइएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए पढ़ते हैं, पढ़िए इलस्ट्रेशन नंबर 6। आइए पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ऑब्लिगेशन 15 लाख, ये लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन माने लाइबिलिटी। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट 14.12। कैसे इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करोगे? तो मैंने आपको बोला था नेट करके प्रेजेंट करना पड़ेगा। 15 लाख का लाइबिलिटी है, 14.12 का असेट है, तो 0.88 का नेट लाइबिलिटी है, उसको नॉन करेंट लाइबिलिटी में प्रोविजंस में, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में दिखला दीजिएगा। हाउ विल यू ट्रीट द अबव फॉर द प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट? तो नॉन करेंट लाइबिलिटी, प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आइए पढ़ते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। सिंस द ऑब्लिगेशन इज ग्रेटर देन प्लान असेट देयर इज ए डेफिसिट लाइबिलिटी 15 माइनस 14.12। आप ऐसे लिखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन 15 लेस फेयर, टेबल बनाइएगा, ऐसे करके नहीं लिखे, टेबल, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट 14.12, नेट लाइबिलिटी 0.88। दिस अबव लाइबिलिटी विल बी ट्रीटेड एज नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी अंडर नॉन करेंट लाइबिलिटी एज प्रोविजन इन द बैलेंस शीट। कितना इजी सम है, हम लोग कितना कितना चीज पढ़े थे। अब आइए अपना लास्ट क्वेश्चन। बच्चों आप क्वेश्चन, सोल्यूशन और नोट्स तीनों पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिएगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके बुक का लास्ट क्वेश्चन है इस इंडेस का। अब देखिए, बोला लाइबिलिटी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 15 लाख का है, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट 15.22 का है, तो नेट में असेट आ गया 0.22, बिकॉज असेट ज्यादा लाइबिलिटी कम है, लेकिन असेट की सीलिंग है 0.19, माने रिकवरी आपको 0.19 का ही मिलेगा। भले आपने माने आपका ज्यादा कंट्रीब्यूशन 22 का है, 0.22 का,
माने 22,000 रुपया का, लेकिन आपको रिफंड 19,000 मिलेगा, तो आपको 3,000 रुपया P&L में डालना पड़ेगा और 19,000 रुपया ही आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाना पड़ेगा, जो अभी लास्ट पैराग्राफ में हम पढ़ाए। तो आप बोलेंगे माई प्लान असेट इज 15.22, माई लाइबिलिटी इज 15, net is 0.22, this is my net asset, but asset ceiling is 0.19, so 0.03 goes to P&L, and this जो ceiling है that will be shown in the balance sheet non-current asset। आइए पढ़ते हैं solution को। Since the PV of defined contribution obligation is lower than the plan asset, there is a surplus is 0.22, ceiling is 0.19, so the lower, that is 0.19, will be an asset under non-current asset। 0.03 के बारे में अलग से नहीं बताया, आप वो भी लिख दीजिएगा कि PL में जाएगा। So with this, all these sums from your book on Ind AS 19 is over, but still मेरे को कुछ बातों को और पढ़ाना है so that पूरा Ind AS 19 कंप्लीट हो जाए। आइए डिस्कस करते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। अगला टॉपिक है, ये क्या होता है, जो प्रोविडेंट फंड जो इंप्लॉयर लोग पे करता है ना इंप्लॉई का, उसका कैसे अकाउंटिंग होता है वो डिस्कशन है। तो इसका सिंपल रूल है, इसमें कोई PV/CV वाला ज्ञान नहीं लगता। इसमें बस आप ये समझ लो कि लॉ बोलता है कि इंप्लॉयर को कि तुमको 20 लाख या 20,000 कंट्रीब्यूट करना है, तो 20,000 आपका एक्सपेंस है। अगर उसने कंट्रीब्यूट 19,000 ही किया अभी तक, तो 1,000 को वो लाइबिलिटी में दिखा देगा, और अगर कंट्रीब्यूशन उसने 21,000 कर दिया है तो वो 1,000 को प्रीपेड एक्सपेंस में असेट साइड में दिखा देगा। P&L में 20,000 ही जाएगा जो उसको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। इसमें वो सब जो ABCDEFGHIJKL करके जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट वाला जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान में जो ग्रेचुइटी में पढ़ाए थे वो सब एप्लीकेबल नहीं होता है। आइए पढ़ते हैं। अंडर दिस प्लान्स, ये प्रोविडेंट फंड का अकाउंटिंग है, जहां पे मैं आपको बताया था कल कि इंप्लॉई को कितना रुपया मिलेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इंप्लॉयर और इंप्लॉई ने कितना रुपया उस प्लान में कंट्रीब्यूट किया, उस पर कितना इंटरेस्ट अक्रू हुआ। इसमें इंप्लॉई का लेंथ ऑफ द सर्विस, उस वक्त उसकी सैलरी क्या थी, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब इंप्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना है, जितना रुपया उसके PL में चला जाएगा। अंडर दीज प्लान्स द अमाउंट पेएबल to the employee depends upon the contribution by the employer and employee and income accrued thereupon। Definition, full risk belongs to employee। जहां पे contribution हुआ अगर वो डूब गया, employee का पैसा डूबेगा। The employer finds out the required contribution 20,000 and record it as an expense, और वो 20,000 लॉ के हिसाब से निकलता है। If the actual contribution is less, say 19, the difference is treated as outstanding liability 1,000। If the actual contribution is more, the difference is treated as prepaid expense। Easy। आगे अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट। अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट का मतलब हुआ कि 2, 3, 4, 5 साल 10 साल बाद पैसा देंगे तुमको, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के बाद नहीं, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं है पर लॉन्ग टर्म है। तो उसका पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर जो A से L तक आप पढ़े थे ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन, प्लान एसेट वाला जो पूरा रूल वही वाला एप्लीकेबल होता है, सेम टू सेम, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है। डिस्काउंटिंग टेक्निक होता है, करेंट सर्विस कॉस्ट आता है, पास सर्विस कॉस्ट आता है, तुम्हारा इंटरेस्ट आता है, एक्चुरियल गेन लॉस सब आता है। देखो डेफिनेशन, दीज आर दोज लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट्स विच आर नॉट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट इन नेचर। दी अकाउंटिंग प्रोसेस इज सेम एज पारा 5, जिसमें A से L तक था। अब आइए टर्मिनेशन बेनिफिट। टर्मिनेशन बेनिफिट का मतलब क्या हुआ कि कोई इंप्लॉई बोला हम छोड़ करके जा रहे हैं, 2 लाख रुपया पेमेंट करवा दीजिए मेरा कॉम्पनसेशन का। तो वो कंपनी को अगर लायबिलिटी है तो कंपनी अपने एक्सपेंस में और लायबिलिटी में लिख देगा, नहीं है तो रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो इफ द कंपनी इज लायबल टू पे, then as and when it accrues, company has to record it as an expense। इसमें कोई PV/CV वगैरह कोई चीज का जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, अगर मान लो पेमेंट 1, 2 साल 3 साल बाद होने वाला है, लॉन्ग टर्म का नेचर का हो जाता है, तभी आपको PV करना पड़ता है। आइए पढ़ते हैं। These are the benefits payable to an employee if his services are terminated before retirement। These are recorded as an expense and a liability as and when they accrue। Discounting will be needed only if, no discounting, only if they are payable after 1 year from the year of accrual। अब मान लो कोई इंप्लॉई रिटायर किया या उसको हमने नौकरी से निकाल दिया, कंपेंसेशन 2 लाख बना,
तो 2 लाख एक्सपेंस है, मेरा लाइबिलिटी है, पेमेंट कर दिया एक्सपेंस टू बैंक या एक्सपेंस टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टू बैंक। लेकिन मान लो पेमेंट करना 3 साल बाद, 2 लाख रुपए 3 साल बाद देना है, तो फिर 2 लाख का पीवी निकलेगा और फिर इंटरेस्ट अकाउंटिंग होगा जैसा आपको पढ़ाए थे पहले। नाउ लास्ट 2 पैराग्राफ्स आर प्योरली थ्योरी, ये मैं रीड करूंगा, तुम सुनते जाओ, उसके बाद ये वाली क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ये थ्योरी लिखने के काम आएगा, लॉ है समझ लो। मल्टी एम्प्लॉयर प्लान्स, these plans pool the contributions from various entities which are not under common control and use those assets to provide benefits to employees of more than one employers on the basis of that contribution. This is generally done to reduce the management and admin cost of the plans. मान लो 10-12 कंपनी है, छोटी छोटी कंपनियां हैं, इतना बड़ा प्लान असेट लाइबिलिटी मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, खर्चा भी लगता है। तो वो लोग बोला हम लोग 12-15 जन अपना एम्प्लॉय को मिक्स कर लेते हैं, कम से कम उनका रिटायरमेंट का कहानी हम लोग एक साथ मिल के पेमेंट कर देंगे। तो एक मल्टी एम्प्लॉयर प्लान बना लेते हैं वो लोग, जैसे सिंगल सिंगल पढ़े ना आप तो अभी, तो बहुत जन मिल के एक तो प्लान बना ले तो मल्टी एम्प्लॉयर प्लान हो गया। आगे, एन एंटिटी हु इज पार्ट ऑफ मल्टी एम्प्लॉयर प्लान will classify the plan as defined benefit plan or contribution plan depending on the nature. Accounting process same रहेगा बेटा जो पहले पढ़े थे। If the plan is defined benefit plan, जो वो A से L वाला, all the details regarding benefit cost and asset liability will be recorded in the books according to the share as we discussed from A to L, para 5. If the plan is a contribution plan, each employer will record his share of contribution as per the agreement as we discussed in paragraph number 6. ये वाला अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है एम्प्लॉयर के पास तो वो हर प्लान को डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की तरह रिकॉर्ड कर लेगा। उसको जितना कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड करना था उतना कंट्रीब्यूशन अपना P&L में डाल देगा, क्योंकि डिफाइंड बेनिफिट प्लान के लिए तो बेटा ए से लेके एल तक कितना इंफॉर्मेशन डिटेल चाहिए ना। अगर वो डिटेल नहीं है तो प्लान को कंट्रीब्यूशन प्लान बोल दो, जितना उसे एक्चुअली बोला तुम कंट्रीब्यूट करो उतना अपने P&L में डाल देगा। If the plan determines how the surplus or deficit will be distributed among the participant, then each participant will record his share of surplus or deficit as an asset or liability, debiting or crediting the P&L. मान लो सब कुछ हो गया, होने के बाद बोला गया कि ये प्लान बंद, तुम्हारा हिस्सा का डेफिसिट आया 2 लाख, तो 2 लाख तुम अपना लाइबिलिटी लिख लो, एक्सपेंस लिख लो। सरप्लस आया 1 लाख, सरप्लस को असेट में लिख लो, इनकम लिख लो। लास्ट स्टेट प्लान, सेम चीज है, खाली थ्योरी है। स्टेट प्लान मतलब कोई स्टेट मैनेज करेगा, स्टेट मतलब गवर्नमेंट। देयर मे बी सम इंडस्ट्रीज लाइक हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट वेयर द प्लान्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय लेजिस्लेशन टू कवर द एंटिटीज ऑफ दैट इंडस्ट्री एंड द प्लान इज ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। दीज प्लान्स आर मोर लाइक कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान्स वेयर ईच एम्प्लॉयर, माने ईच हैंडलूम कंपनी, मान लो 10 तो हैंडलूम कंपनी है, सब स्टेट कंट्रोल्ड है, तो उनका प्लान को स्टेट प्लान बोलते हैं। Each employer is required to contribute his part to the state plan. अब मान लो मैं उसमें कंपनी, तुम एक कंपनी, तुमको बोला 1 लाख तुम कंट्रीब्यूट करो, मेरे को बोला 50,000, मैं छोटा था, मेरे को बोला 50,000 कंट्रीब्यूट तुम करो, तो मेरा 50,000 खर्चा हो गया, तेरा 1 लाख खर्चा हो गया। सो द एम्प्लॉयर विल रिकॉर्ड दैट एज एन एक्सपेंस। तो आज छोटा क्लास 45 मिनट 40 मिनट में, बाकी हम लोग बचा हुआ क्वेश्चन भी कर लिए, बचा हुआ डिस्कशन भी कर लिए। क्योंकि तुम लोगों के सिलेबस में थोड़ा सा इंड एस का डिस्कशन आया है, तो विद दिस हम लोग अपने इंड एस 19 को एम्प्लॉय बेनिफिट को कंप्लीट करते हैं। ओके, एक बार आप खाली रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम के पहले, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।